Very good morning, my dear students, and you're welcome in the online story of Park Public School. Yes, students, we hope you all are fine at your home, at your place. Please be safe at your home, be protected. Yes, student, as you know, this online tutorial of Park Public School platform is providing you quality of education during this lockdown. And students, in this video, in this lecture, you will cover each and every concept related to the CBSE as well as the competition. Okay, student, if you have not subscribed this channel, to kindly subscribe this channel first of all, and then let's come and start today's lecture. Yes, student, please come with full of energy and full of concentration for today's lecture, and please sit straight on your chair and open your notebook and maintain your notebook properly and write your notes neat and clean. Yes, student, let's start today's lecture. Yes बेटा, today's topic is intensity of field. Intensity of field का मतलब क्या है? Intensity को किससे रिप्रेजेंट करेंगे? कैपिटल E, जो नीचे स्मॉल g लिखा हुआ है, g का मतलब क्या रहेगा? g का मतलब रहेगा ग्रेविटेशनल फील्ड है। ये किसका इंटेंसिटी है? ये ग्रेविटेशनल फील्ड का इंटेंसिटी है, इसलिए यहाँ पर हमने स्मॉल g लिखा हुआ है इसके बारे में। ठीक है, तो आज हमने पढ़ना है इंटेंसिटी ऑफ फील्ड। तो इंटेंसिटी ऑफ फील्ड का मतलब क्या है? यहाँ पर देखिए बेटा, यहाँ पर तुमने एक सोर्स मास लेना है, ठीक है, एक तुम्हारे पास यहाँ पे सोर्स मास है, देख सकते हैं। और मैंने यहाँ पे सोर्स मास का मतलब है जिसकी तुम इंटेंसिटी कैलकुलेट करना चाहते हो, भाई एक सोर्स मास के कारण किस पॉइंट पर कितना फोर्स लग रहा है। एक मेरे पास मास है तो मैं उससे थोड़ा सा दूर खड़ा हो गया हूँ, एक और मास है मेरे पास, तो वो हैवी मास, सोर्स मास, उस स्मॉल मास के ऊपर कितना फोर्स लगा रहा है, कितने फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से खींच रहा है। अगर मैं उस सोर्स मास से दूसरे मास को और दूर कर दूं तब उसका फोर्स कितना हो गया। तो हर पॉइंट पे उसके फोर्स लगाने की कैपेसिटी डिफरेंट होगी, उसी को हम बोलेंगे इंटेंसिटी। इंटेंसिटी का मतलब क्या होता है? देखिए बेटा, इट इज नॉट एज ग्रेविटेशनल फोर्स पर यूनिट मास। पर यूनिट, यूनिट का मतलब होता है 1, मतलब 1 kg मास पर ग्रेविटेशनल फोर्स कितना लग रहा है 1 kg मास पर ऑन एनी पॉइंट, किसी भी पॉइंट पर। देखिए मैंने यहाँ पर एक डायग्राम बनाया हुआ है, इस डेफिनेशन से हम ये फॉर्मूला लिख सकते हैं। इस डेफिनेशन से हम ये फॉर्मूला लिख सकते हैं, Eg is what? Eg is the intensity of the gravitational field is equal to gravitational force per unit mass। ठीक है बेटा, ये सोर्स मास की बात करते हैं। यहाँ पर मैंने एक सोर्स मास लिया, मैंने मान लो एक अर्थ ली है, ठीक है। अर्थ पे मैंने डिफरेंट 3 पॉइंट्स लिए हैं, और यहाँ पर मैंने क्या किया, एक स्मॉल मास को मैंने ले लिया, और स्मॉल मास को मैंने एक इस थर्ड पॉइंट पे रखा। ये पॉइंट 1 है, ये पॉइंट 2 है, ये पॉइंट 3 है। अब तीनों पॉइंट्स पर डिफरेंट इंटेंसिटी है, मतलब डिफरेंट इंटेंसिटी का मतलब है ये सोर्स मास हर पॉइंट पे डिफरेंट फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन के साथ इस स्मॉल मास को, जिसको तुम टेस्ट मास बोल रहे हो या यूनिट मास 1 kg मास बोलते हैं, तो इस 1 kg को डिफरेंट फोर्सेस के साथ खींचती है। इस थर्ड पॉइंट पर उसके फोर्स ऑफ अट्रैक्शन डिफरेंट है, सेकंड पॉइंट पर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन डिफरेंट है, फर्स्ट पॉइंट पर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन डिफरेंट है, तीनों पॉइंट्स पर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन डिफरेंट है। आई मीन टू से कि तीनों पॉइंट्स पर इंटेंसिटी डिफरेंट है, ठीक है। तो इंटेंसिटी कैसे निकाला? एक सोर्स मास रहेगा तुम्हारे पास और एक रहेगा टेस्ट मास, ठीक है। तो फॉर्मूला सिमिलर फॉर्मूला रहेगा ग्रेविटेशन फोर्स का, F m1m2 डिवाइडेड बाय r²। जैसे जैसे डिस्टेंसेस चेंज होते जाएंगे वैसे वैसे फोर्सेस चेंज होते जाएंगे। डिस्टेंस इंक्रीज होगा तो फोर्स डिक्रीज होगा। तो सबसे ज्यादा कम इंटेंसिटी तुम्हें थर्ड पॉइंट पे मिलेगी, यहाँ पर तुम्हें मिनिमम मिलेगी, और फर्स्ट पॉइंट पर तुम्हें मैक्सिमम इंटेंसिटी देखने को मिलेगी अकॉर्डिंग टू दिस डायग्राम। क्यों? उसका जो डिस्टेंस है वो सबसे कम है। यहाँ तक क्लियर हो गया सबको? से यस और नो फटाफट से बताइए, यहाँ तक क्लियर है? फिर मैं तुम्हें एक रिलेशन करवाता हूँ। ये है इंटेंसिटी ऑफ द फील्ड। अब है बेटा रिलेशन बिटवीन, यहाँ पर हम लिख लेते हैं, एक सेकेंड, रिलेशन बिटवीन intensity of gravitational field and acceleration due to gravity। इन दोनों के बीच में बेटा तुम्हें रिलेशन निकालना है।
इंटेंसिटी ऑफ ग्रेविटेशनल फील्ड के बीच में और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी के बीच में, इन दोनों में हमें रिलेशन निकालना है। तो रिलेशन कैसे आएगा, लेट्स सी देखते हैं। हमें पता है, अब हमें फॉर्मूला पता है इंटेंसिटी ऑफ ग्रेविटेशनल फील्ड का, फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन डिवाइडेड बाय पर यूनिट मास। ठीक है, फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन का क्या फॉर्मूला होता है, कैपिटल जी। सोर्स मास क्या है तुम्हारे पास, मैंने अर्थ लिया हुआ है, अर्थ लिया हुआ है me लिख लेता हूं उसको मैं, अर्थ का मास me लिख लेते हैं। सोर्स मास हो गया me, टेस्ट मास है स्मॉल m डिवाइडेड बाय r का स्क्वायर। ठीक है, और सेकेंडली r कौन सा लेंगे, यहां पर एक सेकेंड, यहां पे कैपिटल R का स्क्वायर लिखते हैं। ये देखिए RE का स्क्वायर डिवाइडेड बाय स्मॉल m। ठीक है, अब हमने RE का स्क्वायर क्यों लिखा, ये हो गया ना बेटा रेडियस ऑफ अर्थ, कि इस R के आगे ये वाला डिस्टेंस तो बहुत मिनिमम हो जाएगा, जो ये कैपिटल R है इसके आगे ये वाला डिस्टेंस मिनिमम हो जाएगा, तो इसको इंक्लूड नहीं किया। ठीक है, तो कैपिटल R ले लिया फॉर एग्जांपल, तो RE का स्क्वायर। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा, इसमें थोड़ा सा रिलेशन बनाने जा रहे हैं, किस किस के बीच में रिलेशन बनानी है हमने। रिलेशन बताइए बेटा किसके बीच में बनानी है, Eg में और इंटेंसिटी ऑफ फील्ड में और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी में। अब यहाँ पर मैंने RE का स्क्वायर लिखा, चाहो तो तुम जरूरी भी नहीं है RE का स्क्वायर लिखना है, R भी लिख सकते हो, बट RE से क्या रहेगा कि जहां पर हमने मास ऑफ अर्थ लिया हुआ है वहां पे हम रेडियस ऑफ अर्थ लेते हैं। ये हम ऑलरेडी कर चुके हैं, इतने कांसेप्ट्स हम अपने बना चुके हैं कि अगर मुझे रेडियस ऑफ अर्थ लिखना है, ठीक है, अगर रेडियस ऑफ अर्थ में कुछ प्लस या माइनस करना है तो वो कंसीडरेबल अमाउंट होना चाहिए, मतलब बहुत दूर होना चाहिए, तो हम उसको कंसीडर करेंगे कि हाँ रेडियस में अगर तुम कुछ प्लस या माइनस करते हो तो इफेक्ट पड़ता है। ये नहीं कि छोटी सी अमाउंट को तुमने प्लस या माइनस कर दिया तो कोई इफेक्ट ही नहीं पड़ रहा, बिकॉज रेडियस ऑफ अर्थ इज अ वेरी लार्जेस्ट क्वांटिटी, बहुत लार्ज क्वांटिटी है, दिस इज द लार्ज क्वांटिटी, वेरी वेरी लार्ज क्वांटिटी, तो उसमें अगर कुछ सब्ट्रैक्ट या ऐड करोगे तो इतना इफेक्ट नहीं होगा। ठीक है, इन द केस अगर तुम्हें फिर भी है कि सर ने R ही नहीं लिखना तो तुम स्मॉल r भी लिख सकते हो, वो भी तुम्हें पता चल जाएगा। चलिए स्मॉल m से स्मॉल m को तो कट कर देते हैं, तो Eg इज इक्वल टू, ये किसका फॉर्मूला होता है बेटा, ये होता है स्मॉल g का फॉर्मूला। तो इंटेंसिटी ऑफ ग्रेविटेशनल फील्ड, इंटेंसिटी ऑफ ग्रेविटेशनल फील्ड इज इक्वल टू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। तो ये रिलेशन हमें क्या बता रहा है, ये रिलेशन हमें बता रहा है कि जो इंटेंसिटी ऑफ ग्रेविटेशनल फील्ड है वो किसके इक्वल है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी के इक्वल है। क्लियर हो गया बेटा यहां तक किसी को कोई डाउट है बताइए। इंटेंसिटी ऑफ फील्ड क्लियर है, ठीक है, उसमें रिलेशन हमने बनाया Fg/m, फोर्स का फॉर्मूला लिखा, चाहो तो तुम यहाँ पे स्मॉल r लिख लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब ये रिलेशन जो बना Gme/r², वो रिलेशन जो होता है हमारा वो स्मॉल g का रिलेशन होता है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का यही फॉर्मूला होता है ना। अब एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी के फॉर्मूले के कारण ही मैं यहाँ पर क्या लिख रहा था, कैपिटल R लिख रहा था, कैपिटल R का मतलब रेडियस ऑफ अर्थ लिख रहा था, कि मैंने जो सोर्स मास लिया हुआ है, सोर्स मास मैंने इतना बड़ा ले लिया कि वो अर्थ है, अर्थ जितना सोर्स मास अगर हमने ले लिया तो हमें वहां पर डिस्टेंस रेडियस ऑफ अर्थ लिखने में कोई भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ठीक है ना। तो तुम्हें भी पता है कि अगर हम रेडियस ऑफ अर्थ लेंगे तो रेडियस ऑफ अर्थ में क्या रहेगा, रेडियस ऑफ अर्थ में सिमिलर पॉइंट रहेगा, ये जो डिस्टेंस है वो कैपिटल R ही लेंगे। देखिए बेटा इसका तुम प्रैक्टिकल एग्जांपल कर सकते हो, मैंने कहा कि तुम अर्थ के 3 पॉइंट ले लो, अब तीनों पॉइंट पे ऐसे इंटेंसिटी कैलकुलेट करो, ये चौक है, मैंने चौक को यहाँ पे पकड़ा छोड़ दिया तो अर्थ इस पे कुछ फोर्स लगाएगा, इसको खींचेगा, अब मैंने चौक को इस हाइट पर नहीं इस हाइट पर कर दिया, अब भी अर्थ उस पर फोर्स क्या डिफरेंट लगाएगी या सेम लगाएगी, आंसर है सेम लगाएगी, फिर मैंने उसको इस हाइट पर नहीं इस हाइट पर कर दिया,
अब अर्थ उस पे ऊपर फोर्स सेम लगाएगी या डिफरेंट लगाएगी? तो हमने सेम लगाएगी। तो मैंने तो 3 पॉइंट डिफरेंट लिए। फिर अर्थ ने सेम फोर्स क्यों लगाया? बिकॉज मैंने जो पॉइंट्स लिए हैं वो पॉइंट्स उस रेडियस के अंदर, वो जो डिस्टेंस है पॉइंट्स का, वो रेडियस के अकॉर्डिंग, रेडियस के कंपैरिजन में कुछ भी नहीं था। तो अर्थ ने उतना ही फोर्स लगाया जितना वो लगा रही थी। हाँ, लेकिन अगर इस चौक को मैं काफी ज्यादा ऊपर ले जाऊं तो इसका क्या चेंज हो जाएगा? फिर इसमें स्मॉल जी चेंज हो जाएगा। हम पढ़ चुके हैं ना, स्मॉल जी विल चेंज एट द वेरी मच हाइट। अगर हम बहुत ज्यादा हाइट पर चले जाते हैं, कंसीडरेबल हाइट पर चले जाते हैं, तब स्मॉल जी चेंज हो जाता है। छोटी मोटी हाइट्स के लिए स्मॉल जी चेंज नहीं होगा, ये ध्यान रखना। अगर ये पॉइंट्स को तुम बहुत दूर दूर लोगे, काफी डिस्टेंस पे लोगे, तब तो इनकी इंटेंसिटी तुम्हें डिफरेंट मिलेगी। अर्थ के केस में वैसे नहीं, अर्थ के केस में अगर तुम इन पॉइंट्स को पास क्लोज ले रहे हो, कोई ज्यादा डिस्टेंस नहीं है विद कंपैरिजन ऑफ द रेडियस ऑफ द अर्थ के रेडियस के कंपैरिजन में, तो उस टाइम पर बेटा, उस टाइम पर क्या होगा? ये इंटेंसिटी सेम मिलेगी तुम्हें। तो मतलब कहने का मेरा ये है कि यहाँ पर तुम रेडियस ऑफ अर्थ लिखोगे तो गलत नहीं। पॉइंट क्लियर हो गए हैं सबको? अगर तुम काफी ज्यादा डिस्टेंस लोगे अर्थ के केस में, तब तो चेंजेस आएंगे, ठीक है ना? अदरवाइज I1 = I2 = I3, तीनों की इंटेंसिटी सेम मिलेगी, क्योंकि तुमने जो पॉइंट्स लिए हैं, डेफिनेटली तुमने पॉइंट्स डिफरेंट लोकेशंस पर लिए हैं, बट डिफरेंट लोकेशन में जो गैप है वो इतना नहीं है कि तुम्हारे रेडियस, जो अर्थ का रेडियस है, उसमें कुछ इफेक्ट कर सके। पॉइंट क्लियर हो रही है? ठीक है, इंटेंसिटी ऑफ फील्ड क्लियर हो गया तुम्हें, और ये रिलेशन, एक छोटा सा रिलेशन, प्यारा सा रिलेशन क्लियर हो गया। चलिए अब बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक पर। नेक्स्ट टॉपिक में बेटा चैप्टर चेंज हो जाता है। अब चैप्टर आएगा हमारे पास सैटेलाइट। सैटेलाइट्स के अंदर क्या होता है, जो हमें पढ़ना है कि सैटेलाइट को हम कितनी वेलोसिटी से प्रोजेक्ट करें कि वो इस ऑर्बिट में पहुंच जाए और ऑर्बिट में जाके अपना रिवॉल्यूशन स्टार्ट कर दे, उसको बोलते हैं ऑर्बिटल वेलोसिटी। मैं किसी ऑब्जेक्ट को किस वेलोसिटी से प्रोजेक्ट करूं कि वो अर्थ पे वापस ही ना आए। एक बार अर्थ से चले तो अर्थ का एटमॉस्फेयर क्रॉस कर दे, और अर्थ के एटमॉस्फेयर को क्रॉस करके फिर कभी वापस ना आए, क्योंकि वो अर्थ की ग्रेविटेशन में से बाहर निकल जाएगा। तो कितनी वेलोसिटी से हम ऑब्जेक्ट को फेंकें, कितनी वेलोसिटी से हम ऑब्जेक्ट को थ्रो करें कि वो अर्थ की ग्रेविटी में से बाहर निकल जाए, तो दैट मिनिमम वेलोसिटी इज नोन एज एस्केप वेलोसिटी, कि वो एस्केप हो जाएगी। तो इस टाइप से कुछ रिलेशंस और इस टाइप से कुछ टाइप्स ऑफ द सैटेलाइट, लाइक द जियोस्टेशनरी सैटेलाइट एंड द पोलर सैटेलाइट, ये अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है। सो नाउ कम एंड लेट्स स्टार्ट दैट टॉपिक विद एस्केप वेलोसिटी। स्टार्ट करेंगे बेटा एस्केप वेलोसिटी से, ठीक है? क्योंकि एस्केप वेलोसिटी का कांसेप्ट बहुत छोटा सा कांसेप्ट है, तो देखिएगा क्या कांसेप्ट है एस्केप वेलोसिटी। Yes, now start. देखिए एक सिंपल सा फंडा है एस्केप वेलोसिटी में। क्या सिंपल सा फंडा है? कल तुमने किया था कि अगर ये अर्थ है, ठीक है, और ये ये है इंफिनिटी, जहां पर पोटेंशियल ही नहीं था, इंफिनिटी में पोटेंशियल ही जीरो था। तो तुम कल इंफिनिटी से एक छोटे से मास को उठाकर किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट पर लेकर आए थे, याद है? एक पर्टिकुलर पॉइंट पे तुमने वो मास लेकर आए थे, क्यू पर या जहां पर भी r डिस्टेंस पे। तो अगर तुम उसको यहाँ पे ना रख के सरफेस तक भी लेकर आ सकते थे, अर्थ के सरफेस पे भी ले आ सकते थे, इंफिनिटी से अर्थ के सरफेस तक पहुंच जाते थे, ठीक है? उसके अकॉर्डिंग तुम यहाँ पर वर्क डन निकाल सकते थे। कहने का मतलब एनर्जी कैलकुलेट कर सकते थे ना। तो वर्क डन कितना हो जाता तुम्हारा यहाँ पर? तो आंसर है जी। सोर्स मास को ले लेते हैं कैपिटल M, ये टेस्ट मास था, टेस्ट मास डिवाइडेड बाय ये पूरा का पूरा जो डिस्टेंस होता उसका स्क्वायर। पूरा ही पूरा डिस्टेंस कितना हो जाता है यहाँ पर, उसका पूरे का पूरा स्क्वायर कर दें। तो वो वाला जो आगे, सॉरी इसमें नेगेटिव साइन भी रहेगा, मैंने बताया
ठीक है, तो ये बेटा तुम्हारा वर्क डन निकलता, वर्क डन G कैपिटल M इज व्हाट, दिस इज द बेटा सोर्स मास, ये सोर्स मास है, ये टेस्ट मास है, ठीक है, डिवाइडेड बाय कैपिटल R, यही हो जाता है ना, डिवाइडेड बाय कैपिटल R। कैपिटल R का मतलब है सेंटर से तुमने ऑब्जेक्ट को कितनी दूर रखा, तो हम कहेंगे हमने अर्थ के सरफेस पे रख दिया। अगर हमने अर्थ के सरफेस पे रख दिया तो सेंटर से सरफेस में कितना डिस्टेंस है, रेडियस ऑफ द अर्थ, तो यहाँ पे रेडियस ऑफ द अर्थ आ जाता, या वो ऑब्जेक्ट जिसका वो रेडियस है, अगर अर्थ नहीं है तो जो भी ऑब्जेक्ट है उसका रेडियस आ जाता, ठीक है। अगर हमने अर्थ लिया तो अर्थ का आ जाएगा, तो यहाँ पर हम अर्थ मान लेते हैं, तो यहाँ पर ME कर लेते हैं, यहाँ पर RE कर लेते हैं, तो ये बेटा तुम्हारे पास क्या आ गया, दिस इज द फार्मूला ऑफ द पोटेंशियल एनर्जी बोल सकते हो, वर्क डन बोल सकते हो, बट इसको पोटेंशियल नहीं बोल सकते। क्यों नहीं बोल सकते इसको पोटेंशियल, क्योंकि इसमें हमने अभी इस स्मॉल n को डिवाइड नहीं किया। अगर हम स्मॉल n को डिवाइड करेंगे, वर्क पर यूनिट मास निकालेंगे, तो अब हम पोटेंशियल बोल सकते हैं, अदरवाइज ये पोटेंशियल नहीं है, अभी ये पोटेंशियल एनर्जी है, ठीक है। इनफिनिटी से किसी ऑब्जेक्ट को सरफेस पे ले आने के लिए इतनी एनर्जी चाहिए, इसका उल्टा कर दो, सरफेस से किसी ऑब्जेक्ट को इनफिनिटी पर पहुंचाने के लिए कितनी एनर्जी चाहिए, इसी की रिवर्स इक्विवेलेंट ऑपोजिट एनर्जी चाहिए ना, ठीक है। अब तुम इनफिनिटी से एक ऑब्जेक्ट को सरफेस पर लेकर आए तो तुमने एनर्जी कैलकुलेट कर दी, ये एनर्जी है, ये वर्क डन है। और अगर मैं कहता हूं कि सरफेस से इनफिनिटी पर लेकर जाओ किसी ऑब्जेक्ट को, इनफिनिटी का मतलब है वहां पर ग्रेविटेशन नहीं है, मतलब वो ऑब्जेक्ट ग्रेविटेशन क्रॉस कर चुका है, मतलब एस्केप हो जाएगा, वापस नहीं आएगा अर्थ पे, तो तुम्हें कितनी एनर्जी देनी पड़ेगी, कितनी काइनेटिक एनर्जी देनी पड़ेगी, तो हम कहेंगे हमारी जो काइनेटिक एनर्जी होगी, जो ऑब्जेक्ट को काइनेटिक एनर्जी प्रोवाइड करेंगे, ठीक है, वो मिनिमम इतनी एनर्जी होगी। अगर इतनी एनर्जी तुम्हें इनफिनिटी से ऑब्जेक्ट को सरफेस पे ले आने में लगी, तो सरफेस से वापस इनफिनिटी पे पहुंचाने में भी इतनी एनर्जी लगेगी, इसकी इक्विवेलेंट ऑपोजिट होगी। यहां तक पॉइंट क्लियर हुआ, कांसेप्ट क्लियर हुआ कि किसी ऑब्जेक्ट को एस्केप कैसे करोगे। कल हमने किया था इनफिनिटी से किसी एक पॉइंट पर लेकर आए थे, ठीक है, तो आज मैं सरफेस तक ले गया तो डिस्टेंस मैंने रेडियस ले लिया सिंपल, तो ये एनर्जी है बेटा सरफेस तक आने की। अब सरफेस से वापस इनफिनिटी पर जाने की कितनी एनर्जी है, कितनी ही होगी, इसकी ऑपोजिट हो जाएगी। किसी को ये डाउट है तो बताइए, नहीं तो थम्स अप करिए, हरी अप। क्लियर है, चलिए आगे करते हैं। अब डेरिवेशन कैसे करेंगे, ये तो कॉन्सेप्ट तो हमने लगा दिया, यहां पर लिख भी देते हैं, टू एस्केप एन ऑब्जेक्ट फ्रॉम अर्थ। अगर मैं अर्थ से किसी ऑब्जेक्ट को एस्केप करवाता हूं, then we have to give we have to provide kinetic energy equal to potential energy। kinetic energy को किसके इक्वल करना पड़ेगा, पोटेंशियल एनर्जी के इक्वल करना पड़ेगा। चलिए कर देते हैं। बट माइनस लगा लेना, नेगेटिव ऑफ पोटेंशियल एनर्जी, क्योंकि इक्वल और ऑपोजिट एनर्जी देनी पड़ेगी, सेम एनर्जी मत दे देना, डायरेक्शन तो ऑपोजिट हो जाएगी ना हमारे एनर्जी की, ठीक है। तो यहां से एस्केप वेलोसिटी निकालते हैं। काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला होता है हाफ m, यहां पर v e का स्क्वायर कर देता हूं, ये e अर्थ के लिए नहीं है, ये e है एस्केप वेलोसिटी, दिस इज द एस्केप वेलोसिटी इज इक्वल टू माइनस g मास ऑफ अर्थ मास रेडियस ऑफ अर्थ, ये ब्रैकेट में माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये हो जाएगा बेटा हाफ m v e का स्क्वायर g m e m r e, स्मॉल m से स्मॉल m कैंसिल हो जाएगा, तो ये कितना आ जाएगा, ये 2 इधर आ जाएगा, v e square is equal to 2 g m e divided by r e,
स्क्वायर हटा देते हैं, रूट आ जाएगा। अच्छा एक मिनट, जी एम को चेंज कर सकते हैं, जी एम को चेंज कर सकते हैं, बट स्मॉल जी इज इक्वल टू जी एम ई डिवाइडेड बाय आर ई का स्क्वायर। स्मॉल जी की वैल्यू होती है, तो जी एम ई की वैल्यू निकाल लो। देखो यहां से जी एम ई की वैल्यू आ जाएगी, जी एम ई इज इक्वल टू जी आर ई का स्क्वायर। जी एम ई की जगह पर लिख लो जी आर ई का स्क्वायर। लिख पाओगे? चलिए पुट कर देते हैं इसको, यहां पर पुट कर देते हैं। क्या आ जाएगा? वी ई का स्क्वायर इज इक्वल टू 2 जी एम की जगह पे क्या लिखेंगे? जी आर ई का स्क्वायर डिवाइडेड बाय आर ई। आर ई से आर ई कैंसिल हो गया, तो वी ई स्क्वायर आ गया 2 जी आर ई। तो स्क्वायर हटा दो, वी ई आ गया रूट 2 जी आर। ये बेटा एस्केप वेलोसिटी आ गई मीटर पर सेकंड, मीटर पर सेकंड। दिस इज द एस्केप वेलोसिटी। यस नाउ दिस इज द एस्केप वेलोसिटी। ये एस्केप वेलोसिटी आ गई। अब देखिएगा बेटा यहां पर अगर मैं ऑब्जर्व कर रहा हूं तो 2 भी कांस्टेंट है और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू कांस्टेंट है अर्थ के केस में, रेडियस ऑफ अर्थ भी कांस्टेंट है, सारी वैल्यूज कांस्टेंट है। अगर मैं इन सारी वैल्यूज को पुट कर दूं, 2 की वैल्यू को, g की वैल्यू को, तो कैलकुलेट करके कितना आ जाएगा? कैलकुलेट करके बता सकते हो, कैलकुलेटर से भी कैलकुलेट कर सकते हो, नहीं तो सिंपली याद कर सकते हो। ये यहां पर कर देता हूं, चलो अभी तो यही कर देता हूं इसको। v e इज इक्वल टू 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड। 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड की स्पीड से अगर तुम किसी चीज को थ्रो करते हो, फेंकते हो, तो वो ऑब्जेक्ट फिर वापस अर्थ पर नहीं आएगा। दिस इज द मिनिमम वेलोसिटी फॉर एस्केपिंग द ऑब्जेक्ट फ्रॉम अर्थ सरफेस। अर्थ सरफेस से अगर किसी ऑब्जेक्ट को एस्केप करवाना चाहते हो तो उसको कितनी वेलोसिटी से तुम्हें प्रोजेक्ट करना पड़ेगा? 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड से। पॉइंट इज क्लियर बेटा? तो सबकी अपनी अपनी वेलोसिटी होती है, एस्केप वेलोसिटी। अगर तुम अर्थ नहीं मून की देखना चाहते हो तो यहाँ पर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी मून का फिल कर दो और रेडियस मून का फिल कर दो, तो मून की भी एस्केप वेलोसिटी आ जाएगी। और मैं बताता हूं मून की एस्केप वेलोसिटी होती है बेटा 2.3 किलोमीटर पर सेकेंड। ये एस्केप वेलोसिटी अर्थ की है, तो नोट करके लिख सकते हो, नोट करके लिख लो एस्केप वेलोसिटी ऑफ मून। तो दैट इज द मून की एस्केप वेलोसिटी है ये 2.3 किलोमीटर पर सेकेंड। तो मून की एस्केप वेलोसिटी काफी कम है, हम अर्थ की एस्केप वेलोसिटी काफी ज्यादा है क्योंकि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन अर्थ का ज्यादा है। तो मून की एस्केप वेलोसिटी कितनी निकाल सकते हैं? 2.3 किलोमीटर पर सेकेंड। ठीक है बेटा, यही रीजन है कि मून के ऊपर एटमॉस्फेयर नहीं होता। क्यों? जबकि मून के पास ग्रेविटी तो है, एटमॉस्फेयर क्यों नहीं है? हम कहते हैं ना अर्थ के पास एटमॉस्फेयर इसलिए है क्योंकि अर्थ के पास ग्रेविटी है। ग्रेविटी के कारण वो मॉलिक्यूल्स को, एटम्स को, गैसेस के मॉलिक्यूल्स को बाइंड करके रखता है। और मून के पास ग्रेविटी तो है, फिर वो बाइंड करके क्यों नहीं रख पाता एटम्स को, मॉलिक्यूल्स को, गैसेस को? रीजन है कि जो गैसेस होती हैं या जो हमारे एटमॉस्फेयर के अंदर मिक्सचर ऑफ गैसेस हैं, उनके जो मॉलिक्यूल्स हैं उनके अंदर थर्मल वेलोसिटी होती है, वो वाइब्रेट करते रहते हैं। उनकी वाइब्रेट करने की वेलोसिटी होती है, फ्रीक्वेंसी होती है। अब वो जो वेलोसिटी है उनकी वाइब्रेट करने की, जिगजैग मोशन होता है मॉलिक्यूल्स का, वो 2.3 किलोमीटर पर सेकंड से ज्यादा होती है। अगर वो खुद ही वाइब्रेट करते हैं, खुद ही जिगजैग मोशन में मूव करते हैं, और वो जब अगर 2.3 किलोमीटर पर सेकंड से फास्ट मूव करेंगे तो खुद ही मून के एटमॉस्फेयर में से एस्केप हो जाएंगे, फिर वापस नहीं आएंगे मून पे क्योंकि उसकी ग्रेविटी को वो क्रॉस कर जाएंगे। पॉइंट क्लियर हुआ? इसलिए मून के ऊपर